बाद ना घंटी बजा देना, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारी फोन की भी घंटी बजे। दोस्तों ये वीडियो मजेदार। हेलो बच्चों, मैं आज आप लोगों को क्लास 8 का हमारी दुनिया इकाई 1 का को समझे भूमि मृदा और जल संसाधन को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, फिर इसका सब्जेक्टिव करवा दूंगा। फिर इसका पार्ट 1 आया था, उसमें मैंने आपको पूरी तरह से इसको पढ़ के आपको समझा दिया था, हर एक चीज़ क्लियर कर दिया था। आज मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। आपको अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, समझे ना। और देखिए, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से ज़रूर जुड़ जाइए, 957639 है और 1415। अब वीडियो की क्वालिटी 480 या 720 में करके देखिए, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। आइए अब स्टार्ट करते हैं, समझे ना। देखिए, सबसे पहला कहता है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग भूमि के अंतर्गत है। अगर भूमि पूछेगा तब 29%, जल पूछेगा तब 71%, 71%। समझे, अभी भूमि पूछ रहा तो कितना होगा 29%। अब कहता है विश्व में सघन जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, तो विश्व में सघन यानी ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, मैदानी क्षेत्र में। कहाँ पाई जाते हैं, मैदानी क्षेत्र में। अब अगला कहता है भारत में भूमि उपयोग संबंधी आंकड़े कौन रखता है, तो भू राजस्व लगता है। कौन रखता है, भू राजस्व। भूमि उपयोग आंकड़ा जो होता है ना, भू राजस्व विभाग रखता है। अब आइए आगे देखिए, आगे क्या कहता है। कहता है कि भूमि उपयोग को कुल कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया, तो कहेगा 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में बांटा गया, सॉरी मृदा का है, तो मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, 4। मतलब कि स्तर तो 4 ही पाए जाते, वो नहीं बताते ऐसे। सबसे नीचे चट्टान, उसके बाद बालू, कण, पंख, तब ह्यूमस, समझे ना। 4 स्तर पाए जाते हैं। प्रमुख वर्ग पूछता तब 5 होता है, समझे। कहते समुच्च रेखी खेती करने का क्या उपाय है, समुच्च रेखी खेती का क्या उपाय है, तो उपाय इसका है मृदा अपरदन को रोकने का। अब आइए, अब 7 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, सुनिए। कहता है कि रासायनिक दृष्टि से जल किसका संयोजन है, तो रासायनिक दृष्टि से देखिए जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु और हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु का संयोजन है। कहाँ है, हाइड्रोजन एवं जल, तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का संयोजन है। किसका, H2 होता है, तो H से हाइड्रोजन, O से ऑक्सीजन, समझे ना। अब आइए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर कहता है कि इनमें से कौन एक महासागर नहीं है। देखिए, अंटार्कटिक महासागर नहीं है। कहाँ अंटार्कटिक महासागर नहीं है, क्योंकि इसमें बर्फ जमा होता है, समझे ना। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता मृदा में जीवों के सड़े अवशेषों को डैश कहा जाता है, तो कहिएगा ह्यूमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ह्यूमस। कहता दक्कन क्षेत्र में डैश पाई जाती है, तो दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, दक्कन क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब आगे कहता है कि लेटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो हम बता देते हैं निक्षालन प्रक्रिया द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा, निक्षालन प्रक्रिया द्वारा। तब भूमि एक डैश संसाधन, तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन। कौन सी है बाबू, प्राकृतिक संसाधन। तथा महासागरों का जल कितना प्रतिशत भाग जाता है, हम बताते हैं 97.3%। हमने आपको पहले ही वीडियो में बता दिए थे। अब आइए आगे देखते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्या देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है। पहला कहता है कि भूमि उपयोग से आप क्या समझते हैं, तो आप इसके आंसर में कहिएगा कि भूमि का उपयोग हम भिन्न भिन्न कामों में करते हैं। भूमि पर ही कृषि कार्य होता है, इसी पर पेड़ पौधे उगते, मकान, गांव, शहर, तालाब, नहर, कुआं, चापाकल, सड़क मार्ग इत्यादि, रेल मार्ग, पाइपलाइन, कारखाना, विभिन्न खेलों के मैदान, स्टेडियम इत्यादि बनते। कहाँ पर, भूमि पर। कहाँ बनते हैं, भूमि पर। कहता है मृदा निर्माण में सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। देखिए, इसका उल्लेख हम दीर्घ में कर देंगे। ये लघु है, इसमें छोटा सा लिखेंगे। जब इसका दीर्घ एक है दीर्घ, उसमें समझे मृदा कारणों का उल्लेख करेंगे। आप वहाँ से याद कर लीजिएगा, बस आपको याद ही करना है ना। देखिए, कहते किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थित मौलिक चट्टान, क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढालता समय महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब आइए 3 नंबर क्या कहता है। 3 नंबर कहता है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे। देखिए, भूमि उपयोग को 2 प्रमुख कारक प्रभावित करते हैं। पहला प्राकृतिक कारक, दूसरा मानवीय कारक। देखिए, प्राकृतिक कारक में क्या क्या आएगा, स्थल रूप में भिन्नता, मृदा की विशेषताएं, खनिजों की उपस्थिति, जलवायु एवं जल संबंधी विशेषताएं इत्यादि जैसे प्राकृतिक कारक भूमि के उपयोग में परिवर्तन ला सकते हैं। मानवीय कारक में देखिए कहिएगा तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, श्रमिकों की उपलब्धता तथा मानवीय आवश्यकताओं में अंतर इत्यादि जैसे कारक भूमि के उपयोग में क्या ला सकते हैं, अंतर ला सकते हैं। अब आइए 4 नंबर देखते हैं।
कहता है कि भूमि उपयोग के 5 वर्गों का उल्लेख कीजिए। कि अगर भूमि उपयोग के 5 वर्ग निम्नलिखित हैं। पहला, वन क्षेत्र की भूमि, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, प्रतिभूमि, अन्य कृषि अयोग्य भूमि और शुद्ध बोई गई भूमि। अब आइए, अब आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कितना आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न? इसमें 200 शब्दों में कहता है कि उत्तर देने के लिए। कितने में कहता है? 200 शब्द में, कम से कम 200 शब्द में, अधिकतम 200 शब्द में, और उसमें कहता है अधिकतम 30 से 40 शब्द दीजिए। इसमें लघु में देखिए, सबसे पहला कहता है कि भूमि उपयोग क्या है। भूमि उपयोग के विभिन्न वर्गों को विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। तो आप कहिएगा भूमि उपयोग का अर्थ होता है कुल उपलब्ध भूमि के का विविध कार्यों में होने वाले उपयोग के आंकड़े से है। इससे संबंधित आंकड़े हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब यह विभिन्न देशों के मध्य इसका प्रारूप एक जैसा नहीं मिलता है। कहीं वन क्षेत्र अधिक मिलता है तो कहीं शुद्ध बोई गई भूमि का क्षेत्र अधिक मिलता है। जैसे कि सागरों के बगल में, नदियों के बगल में खेती की जाने वाली भूमि बहुत अधिक होती है। कहता है कि तो कहीं बंजर भूमि भी की क्षेत्र अधिक, जैसे राजस्थान में बंजर भूमि है। भारत में उपयोग प्रारूप संबंधी आंकड़े या रिकॉर्ड भू राजस्व विभाग रखते हैं। भू राजस्व विभाग रखते हैं। अब देखिए आगे कहिएगा कि भूमि उपयोग के वर्ग, भूमि उपयोग के निश्चित हैं ये वर्ग। जैसे अभी ये 5 को बताए थे ना, वन क्षेत्र के आधार पर भूमि का उपयोग, कृषि कार्य के लिए अनुपलब्ध भूमि, बंजर भूमि, सड़क मकान उद्योग की भूमि, प्रतिभूमि, चालू भूमि या अन्य प्रतिभूमि। इसमें इसका परिभाषा भी आता है कि चालू भूमि किससे कहते हैं कि अगर जिस भूमि पर 1 वर्ष या उससे कम समय से कृषि नहीं की गई है उसे हम क्या कहते हैं? चालू प्रतिभूमि कहते हैं। अन्य प्रतिभूमि कहेगा जिस भूमि पर 1 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष से कम समय तक कृषि नहीं की गई है उसे क्या कहते हैं? उसे अन्य प्रतिभूमि कहते हैं। अब 4 नंबर देखिए, अन्य अयोग्य कृषि भूमि, अन्य अयोग्य कृषि भूमि या स्थायी चारागाह की भूमि। समझे? तो कृषि अयोग्य भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जो होती है ना, इसको हम कहते हैं कि जिस भूमि का पर 5 वर्ष से अधिक समय तक खेती नहीं की गई है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कृषि योग्य बंजर भूमि कहते हैं। 5 नंबर में आता है शुद्ध बोई गई भूमि। शुद्ध बोई गई भूमि, ये मैं बैक के वीडियो में पढ़ा दिया था, समझे ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। कहता कि मृदा निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। मृदा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कीजिए? स्पष्ट कीजिए। तो आप कहिएगा किसी स्थान की मृदा के निर्माण में वहाँ की उपस्थिति, मौलिक चट्टान क्षेत्र की जलवायु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु, क्षेत्र की ऊंचाई, ढाल, समय महत्वपूर्ण योगदान होता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में सबसे पहले मौलिक चट्टानें टूटती है। मौलिक चट्टानें टूटती है। टूटे कहीं न और महीन होने के कारण ये अनवरत चलती रहती है। हजारों लाखों वर्षों बाद यह चट्टान टुकड़ा भौतिक एवं रासायनिक ऋतु क्षण से महीन कणों में बदल जाता है। कौन कण बदलता है? महीन कण बदल जाता है, जो मृदा कहलाता है। भी बैक की वीडियो में पढ़ा दिए। सामान्यतः यह 1 सेंटीमीटर मोटी सतह वाली मृदा के निर्माण में सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाती है। सुनिए, 1 सेंटीमीटर ऊंची मोटी मिट्टी का दीवार बनने के लिए, मृदा का दीवार बनने के लिए सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाती है। बताइए कितना ज़रूरी है ये। लेकिन फिर भी हम लोग इसका दोहन कर रहे हैं, तो दोहन को रोकना चाहिए, इतना दोहन नहीं करना चाहिए। अब कहता मृदा निर्माण की काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। देखिए, मृदा निर्माण काफ़ी लंबी अवधि में पूरी होती है। इस दौरान मृदा के 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। मृदा के कितने स्तर तैयार हो जाते हैं? 3 स्तर तैयार हो जाते हैं। ऊपर से लेकर नीचे क्रमशः ओ स्तर, बो स्तर एवं सो स्तर है, समझे। और ऊपरी सतह ओ में ह्यूमस की अधिकता होती है, जिसपे पेड़ पौधा उगते हैं। कहता है कि बो स्तर में बालू एवं पंख होती है, बालू एवं पंख की प्रधानता होती है। और सो स्तर में ऋतु चरण से प्राप्त चट्टाने के कण मिलते हैं, जबकि सबसे निचले स्तर में चट्टान मिलते थे। आपको पता है ना, स्तर में मूल चट्टान होती है। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहते हैं मृदा अपरदन के कारकों का उल्लेख करके इससे बचाव हेतु उपयुक्त सुझाव दीजिए। तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि मृदा अपरदन के मुख्य कारक निम्न हैं: जलवायु, वनस्पति विस्तार, स्थल रूप, भूमि की ढाल एवं मानवीय क्रियाएं, वनों की कटाई, पशुचारण, आकस्मिक तेज वर्षा, तेज पवन, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति तथा बाढ़ से प्रभाव मृदा अपरदन से ज़्यादा होता है। अब देखिए, पवन या पानी के बहाव से मैदान या चौरस क्षेत्र में सतह अपरदन होता है। देखिए, पवन यानी हवा या पानी के कारण होता है, जबकि उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है। मतलब कि जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है तो वहाँ पे क्षुद्र नालिका या अवनालिका अपरदन होता है, समझे ना। अब देखिए, मृदा अपरदन के कारण ही मृदा के मौलिक गुणों एवं उर्वरता में कमी आने लगती है। इसका असर फसलों एवं साग सब्जियों पर देखा जाता है, उत्पादन पर देखा जाता है। इसीलिए मृदा संरक्षण के उपायों को अपनाना जरूरी है। मृदा संरक्षण के लिए हमें निम्न उपाय करना चाहिए। मृदा संरक्षण के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? निम्न उपाय करना चाहिए। अब देखिए क्या क्या करेंगे।
सबसे पहले क्या पर्वतीय क्षेत्रों में समोच्च रेखी खेती करेंगे जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। पर्वतीय ढलानों पर वृक्षारोपण करेंगे जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। बंजर भूमि पर घास लगाएंगे ताकि मिट्टी की पकड़ बनी रहे। अब फसल चक्र तकनीक को अपनाएंगे और खेती के लिए वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएंगे और सदा जैविक खाद का उपयोग करेंगे, लेकिन जैविक खाद का उपयोग कोई नहीं करता है, समझे। अब कहता है कि जल प्रदूषण के कारणों का उल्लेख करते हुए दूर करने का उपायों का वर्णन कीजिए। आपके अगर जल के स्वाभाविक यानी जल के प्राकृतिक गुणों में अंतर आने या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना जो जीवन के लिए हानिकारक होता है क्या कहलाता है? जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं। जल प्रदूषण के क्या हैं? निम्न स्रोत हैं। अब आइए देखते हैं क्या क्या स्रोत हैं। देखिए, जैसे घरेलू कूड़ा करकट वो नदियों में फेंकते हैं, उससे जल प्रदूषण होता है। औद्योगिक यानी फैक्ट्रियों का कचरा सारा नदी में जाता है। और नगरीय क्षेत्र का गंदा जल एवं परिवहन एवं यातायात दुर्घटनाएं के कारण जल प्रदूषण होती जा रही है। कहता कि इस प्रदूषित जल के पीने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी का खराब होना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी की विकृत, वजन घटना, दिमागी विकृत इत्यादि। जल प्रदूषण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय करना चाहिए। अब जल प्रदूषण से बचने के लिए देखिए कौन कौन से उपाय करेंगे। अब क्या नदी या तालाबों में अपशिष्ट पदार्थों को डालने पर प्रतिबंध लगाएंगे और जैविक खादों का उपयोग पर रोक लगाएंगे। और जैविक खाद के उपयोग पर क्या लगाएंगे? रोक लगाएंगे। अब आगे कहता है 5 नंबर, जल संकट क्या है? जल संकट के लिए जिम्मेवार कारकों का उल्लेख कर इसे दूर करने का उपायों का विवरण दीजिए। देखिए, आप कहिएगा जनसंख्या का बढ़ना, जल का अति दोहन, जल का अनुचित उपयोग, जल का अपमान, जल का असमान वितरण, जल को प्रदूषित होना, शहरों में पनपती अपार्टमेंट संस्कृति इत्यादि जल प्रदूषण के क्या हैं? बड़े कारण हैं जो कई शहरों में हैं। अब देखिए, आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है परंतु वे प्रदूषित है। मतलब आवश्यकता से अधिक जल है लेकिन वो क्या है? प्रदूषित है। मानवीय कारणों से क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। इसी तरह कई शहर, नगर, महासागर के किनारे अवस्थित हैं परंतु जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं किया जा सकता है। इसलिए जल की कमी या जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। जल संकट को दूर करने का निम्नलिखित उपाय, मतलब कि जल पीने योग्य है बहुत, लेकिन क्या करते हैं? उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है? जल संकट पूरे विश्व में व्याप्त है। अब इसको देखिए, इसको दूर करने का उपाय, वर्षा जल को संग्रह करेंगे, वर्षा जल को संग्रह का तकनीक अपनाएंगे, छत का वर्षा जल को संग्रहित करेंगे, जल का समुचित उपयोग करेंगे, जल को प्रदूषित होने से बचाएंगे और जल के पुनर्चक्रण तकनीक को अपनाएंगे। मतलब एक बार जो कपड़ा धोने के बाद जल गंदा हो गया, इसको हम क्या करेंगे? बाथरूम में उपयोग कर लेंगे। अब देखिए, सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीकों का अपनाएंगे, बच्चों के बीच जल संरक्षण की महत्ता को बताएंगे, प्राचीन जल संचय तकनीकों को अपनाएंगे। पहले जैसे कमंडल में, डोलू में, मटका में पानी को पीते थे, ठीक उसी तरह पिएंगे ताकि बर्बाद ना हो। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। कहिएगा कि भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा एवं पर्वतीय मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पूरे देश के सभी घाटियों में पाई जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान पूर्णतः जलोढ़ मृदा से निर्मित है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर एवं पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। ये बात याद रखिएगा, आपके भूगोल में काम देगा नेक्स्ट क्लास में। सुनिए, पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। और नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। जलोढ़ मृदा में चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना एवं दलहन की फसलों का उत्पादन किया जाता है। काली मृदा एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक की उपस्थिति के कारण काली होती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में यह मृदा अधिक पाई जाती है। लाल एवं पीली मृदा प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। लोहे के अंश होने के कारण यह मृदा का रंग क्या होता है? लाल होता है। मतलब कि लाल मृदा का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे का अंश पाया जाता है। अब आगे देखिए, जल में मिलने के बाद ये मृदा पीली रंग की हो जाती है। जल में मिलने के बाद ये रंग पीली हो जाती है। और यह ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, मक्का और फूलपरी, तंबाकू फलों के उत्पादनों के लिए उपयुक्त यह मृदा, तंबाकू के उत्पादनों के लिए यह उपयुक्त मृदा, समझे ना। उड़ीसा, झारखंड एवं मेघालय में पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण किससे होता है? निक्षालन की प्रक्रिया से होता है। यह मृदा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में मिलती है। मरुस्थलीय मृदा हल्के भूरे रंग की होती है जो राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ यानी महाराष्ट्र के निचले हिस्सा, कच्छ के पश्चिमी, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आपका यह चैप्टर यहाँ खत्म हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।